तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम लेकर आते हैं हम आपके लिए सोमवार से शुक्रवार 6 से 7 बजे के दौरान, जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित कुछ विषय लेकर आते हैं ताकि उसके संदर्भ में आपके पास कोई भी सवाल है वो आप हमसे सीधे हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सके, उनके समाधान हम आप तक पहुंचा सके। आज के हमारे इस अंक में किस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, आइए सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय रहेगा अधिक फसल उत्पादन के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे नारियल व सुपारी की खेती के बारे में। तो दोनों ही हमारे विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके संदर्भ में आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर यूएस तेवतिया जी, जो मुख्य प्रबंधक हैं कृषि सेवाएं इंडिया पोटाश नई दिल्ली में। डॉक्टर तेवतिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही नारियल और सुपारी की खेती के संबंध में हमें जानकारी देंगे डॉक्टर कृष्ण प्रकाश, जो वैज्ञानिक हैं उद्यान विज्ञान संभाग आयराय हजारीबाग झारखंड में। फिलहाल वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी वो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे, शामिल होंगे हमारे कार्यक्रम में और नारियल व सुपारी की खेती के संदर्भ में विस्तृत जानकारियां जो हैं वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिर फिलहाल हम बढ़ लेते हैं आगे हमारे कार्यक्रम की चर्चा की। हम यहाँ शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब हमें अपनी फसलों का अधिक उत्पादन हासिल करना है तो किस तरह से हमें संतुलन बिठाना होगा उर्वरकों के उपयोग में। जी हां, इस पर हमें विस्तृत जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ मौजूद हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि आपको हमें फोन भी करना है अपने सवाल पूछने के लिए। तो डॉक्टर तेवतिया, जब भी बात आती है फसल का अधिक उत्पादन लेने के लिए, फसल उत्पादन में वृद्धि की बात आती है, तो उसमें संतुलित उर्वरकों के इस्तेमाल का क्या महत्व होता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि संतुलित उर्वरक उपयोग होता क्या है। जी, हमारे जो फसलें हैं उनके लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या जो वो 17 होती है। तो अगर वो 17 पोषक तत्व हमारी मृदा में पौधे के लिए उपलब्ध अवस्था में समुचित मात्रा में, जितना फसल को ज़रूरत है उतनी मात्रा में उपलब्ध होंगे, तो इसको कहते हैं संतुलित उर्वरक उपयोग। अगर इनमें से कोई भी पोषक तत्व कम होगा तो हमारी उपज कम हो जाएगी। तो सभी पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है जी। तो इसमें जैसा कि पीछे देखा गया है कि जो हमारी भारतीय मृदाएं हैं उनमें जो पोषक तत्व हैं ये इनकी कमी होती जा रही है। और लगातार जो आज की अगर स्थिति में देखें तो जो नाइट्रोजन होती है वो हमारी मृदाओं में लगभग 90% मृदाओं में कम है जी। जो फास्फोरस होता है वो 80% मृदाओं में, पोटेशियम जो 50% मृदाओं में कम है, उसके बाद सल्फर 41% मृदाओं में कम है, उसके बाद में जो जिंक है वो 36.5% सैंपल्स में कमी पाई गई है उसकी। उसके बाद बोरोन जो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी कमी बड़ी तेजी से उभर रही है और ये लगभग 23.5% जो है ये मृदा में कमी है। इसके बाद में ये आते हैं आयरन की लगभग 13% कमी है। उसके बाद मैग्नीज की लगभग 7% कमी है और कॉपर की लगभग 4% सैंपल्स में कमी पाई गई है। तो अगर हम इनका लगातार देखिए, हम अगर 1951-52 में ले तो हमारा खाद्यान्न उत्पादन लगभग 52 मिलियन टन था, जो कि आज 2020-21 में बढ़कर 305.4 मिलियन टन हो गया, लगभग 6 गुना बढ़ गया। इसी तरह से जो और हैं जो
तिलहनी फसलें हैं उनका 7 गुना बढ़ गया है। जो हमारा शुगर केन की पैदावार है वो 6.5 गुना बढ़ गई है इस दौरान 1951-52 से लेके 2020-21 तो तक। लगातार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर मिट्टी की हम बात करें उसमें उर्वरकों की कमी आ रही है, उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें जिससे हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहे और साथ ही साथ जो हम उत्पादन कर रहे हैं वो भी काफी अच्छी गुणवत्ता वाला हमें हासिल हो। तो इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ से विस्तार से और समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है वो हम आपको दिखा देते हैं। अधिक पैदावार के लिए फसलों में संतुलित उर्वरकों का उपयोग जरूरी है। खेतों में संतुलित उर्वरकों के उपयोग का प्रभाव न सिर्फ उपज पर पड़ता है बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। उर्वरकों के संतुलित उपयोग से मतलब फसल की आवश्यकता अनुसार सभी जरूरी पोषक तत्वों को समुचित मात्रा एवं उचित अनुपात में उचित समय पर मृदा में उपलब्ध कराना है। पौधों के संपूर्ण विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पौधों के लिए जरूरी मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का उपयोग अधिक मात्रा में एवं अन्य तत्वों का उपयोग थोड़ी मात्रा में किया जाता है। उर्वरकों के संतुलित उपयोग से फसल को तीनों पोषक तत्व सही अनुपात में मिल जाते हैं, जिससे किसान को फसल से अधिक उत्पादन मिल जाता है। किसानों को फसल की किस्म, मृदा गुण और उर्वरक में तत्व के मूल्य के आधार पर उर्वरकों का चयन करना चाहिए। बोई जाने वाली फसल की किस्म के आधार पर उर्वरक का चयन करना लाभकारी रहता है, क्योंकि फसल विशेष किसी तत्व विशेष की उपलब्धता से अधिक उपज देती है। इसके अलावा उर्वरक का परिस्थितियों के अनुसार सही समय पर उपयोग करना चाहिए। सही समय वो होता है जब पौधों को उस तत्व की अधिक जरूरत होती है। फास्फोरस और पोटाश की जरूरत पौधों को अपने प्रारंभिक काल में जड़ वृद्धि के लिए अधिक होती है। ऐसे में इन उर्वरकों की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय आधार पर देनी चाहिए। क्षेत्र विशेष के अनुसार फसल चक्र को अपनाते हुए संतुलित उर्वरकों का उपयोग फायदेमंद रहता है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जाना और करीब से कि किस तरह से संतुलित उर्वरकों का उपयोग हम करते हैं तो हमारी फसल तो अच्छी हमें पैदावार मिलती ही है, साथ ही साथ हमारी खेतों की मिट्टी भी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। तो ऐसे में हम हमारे विशेषज्ञ से ही जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि काफ़ी पोषक तत्व हैं जिनकी कमी हम देख रहे हैं कि मिट्टी में हम अभी पाई जा रही है, तो इनकी आपूर्ति के लिए किस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत हो जाती है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मृदा में इनकी पोषक तत्वों की लगातार कमी होती जा रही है जी। इसके बावजूद कि जब 1951-52 में केवल हम 1 किलो प्रति हेक्टेयर NPK का, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश का इस्तेमाल करते थे और अब वो बढ़कर लगभग 2020-21 में 163.4% हो चुका है जी। तो हमारी उर्वरक उपयोग भी बढ़ा है, लेकिन फिर भी जो अगर हम नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश को लें तो हमारा वार्षिक यानी एक वर्ष में पूरे देश से 10 मिलियन टन NPK का खनन होता है, यानी कि कमी होती जा रही है मृदाओं में। इसी तरह से अगर सूक्ष्म पोषक तत्व को लें तो 1 मिलियन टन हमारे देश में प्रति वर्ष सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। उसका मेन कारण ये है कि हम संतुलित उर्वरक उपयोग नहीं कर रहे, यानी कि जो 17 पोषक तत्व हैं उन सभी का जितना हम फसलों द्वारा जमीन से निकाल रहे हैं उतना हम उनको दे नहीं रहे। हम वापस जमीन से तो हम ले रहे हैं लेकिन वापस जमीन को दे नहीं रहे, जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों को मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जब सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होगी तो वो सूक्ष्म पोषक तत्व डालने से ही पूरी होगी। किसान भाई क्या सोचते हैं कि थोड़ी फसल कमजोर है तो उसमें नाइट्रोजन ज्यादा डाल दी, यूरिया ज्यादा डाल दिया, तो इस तरह से संतुलित उर्वरक उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि जो तत्व है उसकी कमी उसी को डालने से पूरी होगी। जैसे हम अगर अपने शरीर की ही बात कर ले, अगर आयरन की कमी है तो आयरन की ही गोली लेनी होगी, उन्हीं भोजन को खाना होगा जिससे आयरन की आपूर्ति होती है। अगर हम कैल्शियम ले लेंगे तो उससे फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो यही बात हमारी मिट्टी पर भी लागू होती है। अदिति जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। वही मैं, जैसे कभी हम पहले देखते थे कि जो पुराना नमक खाते थे उसमें आयोडीन नहीं होती थी, तो हमारे बच्चे आयोडीन की कमी से मंदबुद्धि होते थे।
तो अब आयोडाइज्ड नमक खाते हैं। हालांकि बहुत कम मात्रा में आयोडीन की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम चाहे घी और दूध पिला के बच्चे में आयोडीन कमी पूरी कर दे तो वो नहीं कर सकते। इसीलिए आयरन, जिंक, सल्फर, कॉपर, बोरोन, ये अगर कमी है, आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितना भी डाल लें, उपज घटेगी ही, वो बढ़ेगी नहीं उसकी। दूसरी बात, एक आंकड़े ये बताते हैं कि जब हम लगभग 40 साल पहले जब 1 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास अपने खेतों में डालते थे तो हमें लगभग 15 किलो अनाज मिलता था, बढ़ोतरी होती थी। और लेकिन आज वो घट के वो 3.5 किलो पर आ गया है। तो वो इसलिए आ गया है कि हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो इसमें हमारी उपज को कम कर रहे हैं। तो हम जब तक उनको नहीं डालेंगे, जो हमारे गौण पोषक तत्व सूक्ष्म में सल्फर है और ये जो हमारे मैग्नीज, आयरन, कॉपर, तांबा, ये सब हैं, जब तक इनको नहीं डालेंगे तो तब तक हमारी मृदा स्वस्थ नहीं होगी। जी, तो ऐसे में जरूरी है कि हम इनकी पहले कमी कितनी है उसको पहचान लें और फिर उसके अनुसार ही आपूर्ति यहाँ पर करें। बिल्कुल, आप लगातार कह रहे हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति करनी है, जो फसल में हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी आपूर्ति करनी भी बहुत जरूरी हो जाती है। तो इनमें आप बता दें कि हमारे दर्शकों की पोषक तत्व कौन से होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं, कितने होते हैं, तभी तो जाकर उनकी आपूर्ति हो पाएगी। जानकारी होगी तभी तो उस पर काम किया जा सकेगा। बिल्कुल अदिति जी, इसके लिए हमें सबसे पहले मृदा है उसका परीक्षण करना पड़ेगा, और वो परीक्षण केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए ही नहीं, सभी तत्वों के लिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद में हमको ये देखना पड़ेगा किसकी कमी है वो, और हम फसल कौन सी बो रहे हैं, उस फसल को कितनी जरूरत है उस तत्व की, उसी और हमारी जमीन में दोनों का मिला के तब हमें वो क्वांटिटी डालनी है। और वो क्वांटिटी क्या है, वो एफिशिएंसी फैक्टर होता है, कार्य क्षमता का। हमको अवेलेबल होनी चाहिए उतनी फसल को लेने के लिए। ऐसा ना हो कि हम उसमें डाल दें और वो पौधों को उपलब्ध ना हो पाए, अनुपलब्ध अवस्था में पहुंच जाए, तो उपलब्ध अवस्था में होनी चाहिए। तो ये तभी हम ये पूर्णतः संतुलित उर्वरक उपयोग कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो कितने सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इस पर क्या जानकारी देंगे? देखिए, टोटल 17 पोषक तत्व हैं, जिसमें से जो संरचनात्मक पोषक तत्व हैं वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 96% यानी 94 से लेके 96% भाग पौधे का इन्हीं तत्वों का बना होता है। लेकिन ये तत्व हमें डालने की जरूरत नहीं होती, ये हवा से, पानी से और जमीन से पौधे अपने आप ले लेते हैं। अब आए दूसरे जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इनकी पौधे को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। और उसके बाद में आते हैं गौण पोषक तत्व जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। उसके बाद में आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व में आपका लोहा, तांबा, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम और निकेल और क्लोराइड, ये 17 पोषक तत्व हो गए टोटल। लेकिन इसमें समझने की बात यह कि जो 3 हैं पोषक तत्व वो हमें नहीं डालने हैं, और बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालना है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनमें भी क्लोराइड की डालने की जनरल जरूरत नहीं होती है, जमीन में काफी होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम भी उन मृदाओं में डालेंगे जिनमें कमी होती है, जनरली इनकी भी कमी देखने को कम मिलती है। तो मेनली जो हो गए ये 7 पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व रहे जो डालने होते हैं। तो किसानों को जो मैंने बताया जिन जिन की कमी आ रही है उनको डालेंगे जी। और कमी का पता तो तभी चलेगा जब हम उसकी जांच करवाएंगे। मिट्टी की जांच करवाना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है। तो मृदा परीक्षण करवाएं, इसके लिए आप हमारे किसानों को क्या सलाह देंगे और कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए इसके लिए, डॉक्टर तेवतिया? हाँ, ये देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें अपनी जमीन में सही परिणाम चाहिए कि हमारी जमीन में क्या क्या है, तो उसके लिए हमें नमूना सही लेना होगा। नमूना सही लेने के लिए जो 1 एकड़ का खेत है उसमें से लगभग 5 जगह से सैंपल लिया जाता है जी। 5 जगह से भी, चारों कोनों से और एक बीच से। कोने का मतलब ये नहीं बिल्कुल कोने में, उससे अंदर लगभग 20 फीट के अंदर आए कोनों में, उधर एक स्थान सेलेक्ट करें और एक बीच में। उसमें हम जो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से सैंपल लें कि वहां पे कपड़ा पड़ा ना हो, वहां खाद ना लगाया गया हो, वहां कूड़ी का खाद ना हो, और जो है लकड़ी ना हो, ऐसी कोई अनवांछित चीजें वहां नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो घास होती है उसको भी इस तरह से छीला जाए कि वहां की मिट्टी दूसरी जगह ना जाए, वहां की मिट्टी वहीं पर रहे जहां से सैंपल है। उसके बाद में हम वी शेप काटते हैं। उसका वी शेप ऐसा होना चाहिए कि जिसकी गहराई जो है लगभग 6 इंच होती है,
और गन्ने के केस में ये त्रिस्तरीय मृदा जांच भी करते हैं, 3 स्तर में लिया जाता है, क्योंकि गन्ने की जड़ें गहरी जाती हैं, लगभग 18 इंच तक जाती हैं। तो 6-6 इंच के हम 3 भाग करते हैं, पहला 6 इंच तक, फिर जो आपका 6 से 12 इंच तक, और फिर 12 से 18 इंच तक जी। तो इस तरह से मृदा की जांच करते। इसमें जब हम सूक्ष्म पोषक तत्व का अगर हमारा टारगेट है और हमें लोहे का भी परीक्षण कराना है, तो किसान भाई एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें लोहे का फावड़ा यूज ना करें जी। क्योंकि आप देखते हैं जब फावड़ा जमीन में चलता है वो घिस जाता है, आयरन जमीन में मिल जाता है, तो उसमें भी क्योंकि बहुत सूक्ष्म मात्रा होती है, कुछ चांसेस होते हैं कि उसमें से आयरन कुछ उसमें सैंपल में आ जाए। तो उसके लिए एक लकड़ी का धारदार जो है इंस्ट्रूमेंट वो बनवाया जाता है कारपेंटर से, और उससे लिया जाता है। आप गड्ढा खोद सकते हैं फावड़े से, आयरन वाले से, लेकिन उसके बाद में उसकी थोड़ी सी 1 सेंटीमीटर तह जो है वी शेप से, वो लकड़ी के उससे हटा दीजिए। उसके बाद में लगभग 1 इंच मोटी परत दोनों तरफ से वी में से, वी का जो आकार का गड्ढा बनेगा उससे ले लें। आधी किलो हम 5 जगह से जो सैंपल ले लेंगे, ये 2.5 किलो सैंपल हो जाएगा हमारा। इसको पहले ढेर करेंगे, इसको छानेंगे, कूटेंगे, कोई भी कंकर पत्थर होगा उसको निकाल देंगे, लकड़ी को निकाल देंगे, और उसके बाद में उसका ढेर लगा के उसको प्लस के निशान से काटेंगे, और उसमें जो आमने सामने के 2 पोर्शन होंगे उनको निकाल देंगे। फिर उनको एक साथ करेंगे ढेर को, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर दूसरी साइड के जो 1/4 भाग है दोनों निकाल देंगे। इस तरह से तब तक करते रहेंगे जब तक मृदा आधी किलो रह जाए। उसके बाद किसान भाई अपना नाम लिखें, अपना खेत का कोड नंबर लिखें, जिस नाम से भी उस खेत को पुकारते हैं वो, और उस पे डेट लिखें किस डेट की है, और उसके बाद मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। इसके लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है उसका चयन भी बहुत जरूरी है। उसमें जो पता करें, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेटेस्ट होने चाहिए, और उसमें स्किल्ड जो परीक्षण करने वाला है वो होना चाहिए। वहाँ भी उतना ही महत्व है उस सैंपल का, जितना सैंपल का लेने का महत्व है, उतना ही उस किस जगह पर आप उसको टेस्ट करा रहे हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से आपको अपने खेत से अच्छी तरह से अलग अलग कोनों से मिट्टी लेनी है, किस तरह से उसको एकत्रित करना है और कहाँ लेके जाना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से इसके बारे में बता दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि जब भी आप मिट्टी की जांच करवाने जाएंगे तो इन तमाम बातों का जरूर ध्यान रखेंगे, और किस तरह से आप संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं और अपने खेतों की मिट्टी को स्वस्थ बना सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अपनी फसलों का अधिक उत्पादन हासिल करने के लिए आपको संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, और साथ ही साथ हम यहाँ पर चर्चा करेंगे नारियल और सुपारी की खेती के बारे में। देखिए लगातार ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना कितना जरूरी हो जाता है, कितना लाभकारी साबित हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नारियल व सुपारी की खेती के बारे में। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण प्रकाश जो वैज्ञानिक हैं उद्यान विज्ञान संभाग आईआरआई हजारीबाग झारखंड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कृष्ण प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो किसान में। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप हमारे सभी दर्शकों को बताएं, नारियल और सुपारी की खेती की हम बात करें तो इसकी खेती का महत्व क्या है? जी, नारियल और सुपारी जैसे
ये दोनों जैसे पाम वर्ग ग्रुप में आते हैं। जी। तो जैसे हमारे दक्षिण भारत है और नॉर्थ ईस्ट जो है ना, पूर्वोत्तर राज्य, तो इसमें नारियल और सुपारी की खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। जी। ये वहाँ के किसानों के लिए एक लाइवलीहुड कह सकते हैं, या जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि जैसे नारियल को कल्प वृक्ष बोलते हैं हम लोग, तो ये मतलब हमारी जरूरत की सारी चीजें प्रदान करती है। जैसे फल है, जैसे उसके पत्ते हैं, जैसे उसके पूरा का पूरा तना है, वो भी विभिन्न रूपों में जैसे घर बनाने के लिए और भी विभिन्न रूपों में उसका यूज होता है। और नारियल का जैसे इस तरह, जैसे आप जानते हैं कि इसके बहुत सारे जैसे उत्पाद हैं, जैसे कि जब नारियल जैसे कच्चा ही है तो उसका जो पानी होता है, टेंडर नट हम लोग जो बोलते हैं उसको, वो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, उसका यूज होता है। और जैसे जैसे नारियल ये पूरा परिपक्व हो जाता है, तो उससे हमें जो तेल निकलता है वो एक खाद्य तेल है, जो कि दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में और इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जो नारियल से दूध निकाले जाते हैं, उसके अलावा जो ग्रेटेड पाउडर निकाले जाते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट, आजकल तो नारियल के आइसक्रीम भी आ गए हैं बाजार में। तो नारियल की खेती हम कह सकते हैं कुल मिलाकर, अगर हमारे जो किसान करते हैं उनके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है, क्योंकि केवल वृक्ष का ही नहीं बल्कि इसके फल का हम कई तरह से प्रसंस्करण करके भी यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं और निश्चित तौर पर अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। और इसके संदर्भ में आपसे जानेंगे, सुपारी की खेती के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जी जी जी। नारियल के पेड़ की गिनती काफी उपयोगी पेड़ों में की जाती है। नारियल के पेड़ से भोजन, ईंधन और इमारती लकड़ी जैसे कई उत्पाद मिलते हैं। इस पेड़ के हर हिस्से का उपयोग किसी न किसी रूप में किया जा सकता है, इसीलिए इसे स्वर्ग का पेड़ भी कहते हैं। नारियल की खेती विभिन्न प्रकार की जलवायु वाली स्थितियों और मृदाओं में की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच का औसत तापमान अनुकूल रहता है। नारियल के पेड़ को 1000 से 3000 मिलीलीटर बारिश की जरूरत होती है। नारियल की खेती के लिए जैविक तत्वों से भरपूर सूखी हुई मिट्टी उपयुक्त रहती है। तट की बलुई मिट्टी भी नारियल की खेती के लिए अच्छी रहती है। आमतौर पर मानसून शुरू होने के दौरान यानी जून से सितंबर तक इसके रोपण का काम किया जाता है। जल जमाव वाले क्षेत्रों में मानसून थम जाने के बाद रोपाई का काम किया जा सकता है। नारियल के फल आमतौर पर पुष्पण खुलने के बाद लगभग 11 से 12 महीने में पक जाते हैं। गरी और तेल की अधिकतम पैदावार के लिए केवल पूरी तरह से पक चुकी गिरियों की कटाई की जानी चाहिए। वहीं अगर सुपारी की बात करें तो बजरी युक्त लेटराइट मिट्टी में सुपारी की खेती की जा सकती है। चिपचिपी मिट्टी, बलुई और कैल्शियम युक्त मृदा सुपारी की खेती के लिए उपयुक्त नहीं रहती। सुपारी सिर्फ बीजों से ही उगती है। बुआई के लिए कम से कम 35 ग्राम वजन वाले पूरी तरह पके फलों का ही चयन करें। संपूर्ण फल को 5 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बालू की क्यारियों में बोएं। उनके डंठल के छोर को ऊपर की ओर रखें। फल को ढकने के लिए बालू को फैला दें। किसान नर्सरी में रोजाना सिंचाई करें। लगभग 40 दिनों में अंकुरण शुरू हो जाता है। जब इनमें 2 से 3 पत्तियां आ जाएं, तो पौध को नर्सरी की क्यारियों में 35 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिरोपित कर सकते हैं। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले बता दें आज के हमारे कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। मध्य प्रदेश से कुलदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम ये सवाल है कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सुपारी की खेती कैसे करें? आप मध्य प्रदेश में सुपारी की खेती करना चाहते हैं। डॉक्टर कृष्ण, क्या कहेंगे आप मध्य प्रदेश में सुपारी की खेती के बारे में? जी, जैसे कि सुपारी की कुछ प्रजातियां हैं, जो जैसे कि जो गुजरात के लिए प्रजाति है, जो और या फिर जो उत्तरोत्तर राज्य के लिए लगता है
से तकनीकी समस्या के चलते हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुलदीप जी आप परेशान मत होइए। जैसे ही ये समस्या का सुझाव हमें समाधान मिलता है, हम आपके जो सवाल हैं उसका जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि मध्य प्रदेश में सुपारी की खेती आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे ही डॉक्टर कृष्ण हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आपके सवाल का जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बढ़ते हैं आगे, फिलहाल डॉक्टर तेवतिया का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर तेवतिया, जब हम बात करते हैं एनपीके की, तो उसके लिए माना जाता है 4:2:1 रेशियो सही रहती है। तो क्या हम इसे एनपीके की संतुलित मात्रा कह सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अदिति जी। जनरली लगभग 40 साल पहले ये माना गया कि जो हमारे देश में जो मेजर क्रॉप्स हैं वो हैं राइस और व्हीट जी। तो ज्यादातर क्षेत्र में ये उगाई जाती हैं। तो हमारे जमीन में एनपीके की मात्रा को देखते हुए और राइस और व्हीट में इनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए जनरली ये राष्ट्रीय स्तर पर माना गया कि अगर हम एनपीके 4:2:1 के रूप में यूज करें तो लगभग ये अच्छा होगा जी। लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि अगर इस रेशो में हम एनपीके को डालें तो हमने संतुलित उर्वरक उपयोग कर दिया जी। क्योंकि क्रॉप की कैटेगरी बदलते ही ये रेशो बदल जाता है। फसल के अनुसार ही इसकी रेशियो का इस्तेमाल होना चाहिए। यस, अगर हम पल्सिस की बात करें, दालों की बात करें, तो दालों में नाइट्रोजन की कम जरूरत पड़ती है, वो अपने आप फिक्स कर लेती है। तो उसमें 1:2:2 का रेशियो आ जाता है। अगर हम तिलहनी फसलों की बात करें तो उसमें ये रेशियो 3:2:1 हो जाता है जी। और अगर हम जैसे रेसे की फसलें या हमारे चारे की फसलें उनकी बात करें तो ये 2:1:4 हो जाता है। अगर टी गार्डन की बात करें हम तो टी गार्डन में ये इक्वल हो जाता है 1:1:1 जी। तो ये फसल के अनुसार होता है। जो आमतौर पर लोग क्या करते हैं, हर फसल में 4:2:1 के रेशियो में डाल देते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की जो मात्रा है। तो ऐसे में हमें अपनी फसल के अनुसार चयन करना चाहिए जी। तो इसलिए संतुलित उर्वरक उपयोग हम तभी कहेंगे जब सभी पोषक तत्व यानी 17 आवश्यक पोषक तत्व तब उचित मात्रा में हमारी फसल को मृदा से प्राप्त हो। तो इसलिए ये एक थंब रूल था और ये इसको संतुलित उर्वरक उपयोग नहीं कह सकते हैं। नहीं कह सकते क्योंकि ये हर फसल के लिए अलग अलग मात्रा में इस्तेमाल किया जाने वाला है जी बिल्कुल। तो देखिए, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना है। अपने खेतों में जिस चीज की कमी है उसकी ही आपूर्ति आपको यहाँ पर करनी है। और उसका पता कैसे चलेगा? जब आप मिट्टी की जांच करवा लेंगे। किस तरह करवानी है, हमारे विशेषज्ञ इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे चुके हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर कृष्ण प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर कृष्ण प्रकाश, क्या कहेंगे मध्य प्रदेश में सुपारी की खेती को लेकर आप? जी, मध्य प्रदेश में जहाँ तक सुपारी की खेती है तो हमें ट्राई करने के लिए हम उसको लगा सकते हैं जी। किसान मतलब एक छोटे स्तर पे किसान इसको ट्राई कर सकते हैं। जो गुजरात की में जो भावनगर और मोहित नगर जो वैरायटी है अरिका नट की, उसको यहाँ पे लगा के और एक सकमंगला वैरायटी रिलीज की है केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान ने। ये वैरायटी बहुत ही पूरे ऑल इंडिया में जहाँ कहीं भी क्लाइमेट 35 डिग्री से ऊपर जाती है, ग्रीष्मकालीन क्लाइमेट, तो वहां पे इसकी खेती करने के लिए उपयुक्त है। ये वैरायटी सुटेबल है, तो ये इसको ट्राई कर सकते हैं किसान। लेकिन हाँ, एक चीज वही है कि हमें शुरुआती जो यील्ड है वो थोड़ा सा हमें कम मिलेगा, लेकिन मतलब इसकी खेती की जा सकती है। तो किसान निश्चिंत रहे और इस वैरायटी के लिए सीडलिंग प्राप्त करें और इसको लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कुलदीप जी, देखो आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है कि आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए यही सुझाव रहेगा कि शुरुआत आप एक छोटे स्तर पर करें, एक टेस्ट के तौर पर करें। अगर वो सफल हो जाता है और वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार आप हर कार्य करते हैं, प्रबंधन कार्य करते हैं और आपको सफलता भी मिलती है, तो निश्चित तौर पर आप उसे और भी बड़े स्तर पर अपना सकते हैं और इससे काफी फायदा भी आप अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से ही, दलपत सिंह जी ने हमें कॉल किया है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैं ग्राम माधव से दलपत सिंह गुजर बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम कुछ नारियल के पौधे लगाना चाहते हैं जी। कुछ नारियल के पौधे लगाना चाहते हैं, तो इसमें कोई उन्नत जाति या कोई नर्सरी मध्य प्रदेश में रतलाम जिले में कहाँ है?
जी, क्या कहेंगे डॉक्टर कृष्ण प्रकाश, ये माधोपुर मध्य प्रदेश में लगाना चाहते हैं नारियल के पौधे, तो कौन सी किस्म ये चुन सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं पौधे? हाँ, जैसे नारियल की, जैसे जहां तक नारियल की बातें हैं, तो इसमें जो भी वैरायटीज रिलीज हुई है ये पूरे भारत के लिए रिलीज हुई है जी। ये कहीं भी उगा सकते हैं। लेकिन नारियल के वैरायटी में जैसे 2-3 मुख्य बातें हैं कि आप छोटे किस्म के नारियल लगाना चाहते हैं, हाइब्रिड जो होते हैं वो आपको मतलब टेंडर नट पर्पस की वैरायटी जो पानी पीने के लिए जो यूज करते हैं गर्मी के सीजन में, उसके लिए लगाना चाहते हैं, या फिर जो उन्नत किस्म जो टॉल किस्म के हैं जो काफी थोड़ा सा ज्यादा समय लगती है उत्पादन देने में, वो प्रोसेसिंग के लिए वो वैरायटी लगानी होती है। तो अगर आप हाइब्रिड वैरायटी में जाते हैं तो इसकी जो सीडलिंग है, इसके पौधे आपको मिल जाएंगे केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरला में, या AICRP जो अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजना होती है, उसमें आपको इसके पौधे आपको मिल जाएंगे। और वैरायटी इसमें हाइब्रिड वैरायटी लीज हुई है, चंद्र शंकर, केरा शंकर, चंद्रलखा, कल्प समृद्धि, कल्प शंकरा, इस तरह से वैरायटी रिलीज हुई है हाइब्रिड वैरायटी। और नहीं तो जो COD करके है, चौघट ऑरेंज ड्वार्फ, जो देखने में थोड़ा सा येलो कलर की है, वो ऑरेंज और येलो कलर का मिक्सचर है, वो वैरायटी आपसे सुटेबल रहेगी। और इसके जो मार्केट प्राइस में जो आपको टेंडर नट में इसका अच्छा प्राइस मिल सकता है। तो ये आपको इस सब के जो उन्नत पौधे आपको CPCRI कासरगोड केरला में इसकी मिल जाएगी। वहां से आप इंडियन प्लेस कर सकते हैं। जनवरी फरवरी माह में आप इंडियन प्लेस कर देंगे तो मई जून में आपको आपको उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी। जी, तो आप केरला में जो संस्थान यहाँ स्थित है वहाँ पर आप जनवरी फरवरी या मार्च में आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। जब आप वहाँ पर रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपको मई के महीने के आसपास आपको पौधे मिल जाएंगे। तो देखिए कौन सी किस्म आपको चुननी है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है और आप बिल्कुल यहाँ पर संपर्क करके अच्छे पौधे हासिल कर सकते हैं। और किस तरह से आप नारियल और सुपारी की खेती करके अपने लिए इसे फायदेमंद बना सकते हैं और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस तरह से उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस दोनों ही विषयों पर हमारी जानकारी हम लगातार जारी रखेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही
भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं नारियल की खेती और सुपारी की खेती के साथ साथ अपनी फसलों का अधिक उत्पादन हासिल करने के लिए संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के बारे में। कोई सवाल है, जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपकी कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर तेवतिया आपके पास आना चाहेंगे। वैसे तो हमारे जो किसान हैं वो वर्षों से खेती कर रहे हैं, काफी जानकारी है, काफी अनुभव है उनके पास, लेकिन कभी कभार वो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। जैसे कि अगर एक किसान ने कुछ उर्वरक डाला, उससे फायदा हुआ तो उन्हें लगता है मुझे भी फायदा हो जाएगा, ऐसे में वो भी अंधाधुंध इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे किस तरह का प्रभाव पड़ता है मिट्टी पर, फसलों की गुणवत्ता पर, पैदावार पर? देखिए, जहां संतुलित उर्वरक उपयोग के साथ साथ हमें उर्वरकों का सही से प्रयोग करना आना चाहिए जी। उसके लिए 4R मेथड को अपनाया जाता है, जिससे कि उर्वरक की कार्य क्षमता बढ़ती है। नंबर पहला जो इसमें स्टेप होता है वो होता है कि मृदा की परीक्षण आधार पर जो मृदा प्रयोगशाला की जो सिफारिश हैं उनको ध्यान में रखते हुए और अपनी फसल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और जो उर्वरक की कार्य क्षमता, ये 3 जो फैक्टर है इनकी गणना करके हम उर्वरक का चुनाव करते हैं कि ये उर्वरक हमको डालने हैं। तो पहला स्टेप हो गया उर्वरक का चुनाव, किस प्रकार का उर्वरक डालना है। दूसरा इसमें कदम आता है कि कितनी मात्रा में डालना है, तो वो मात्रा हम निर्धारित कर लेंगे मृदा का स्टेटस जान के और फसल की रिक्वायरमेंट और कार्य क्षमता। तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है हमें किस तरीके से डालना है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, जो राइट मेथड ऑफ एप्लीकेशन। तो उसमें जो मेथड है वो जैसे एन या कोई भी न्यूट्रिएंट है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। जैसे नाइट्रोजन है वो पानी के साथ साथ घुल के नीचे भी जा सकती है और वो हवा में भी नाइट्रोजन या अमोनिया बनकर उड़ सकती है, तो उसका टाइम भी महत्वपूर्ण है। तो यूरिया को हमेशा शाम के समय, टॉप ड्रेसिंग में शाम के समय डालना चाहिए और मिट्टी में मिला के, बुआई के समय मिट्टी में मिला के डालना चाहिए। और किस तरह के कदम उठाने चाहिए जानेंगे आपसे, लेकिन एक कॉलर मध्य प्रदेश से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम, मध्य प्रदेश की जो काली मिट्टी है उसमें कोई ऐसी सुटेबल वैरायटी बताई जाए जो यहाँ हो जाए। किस चीज की वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं? सुपारी। सुपारी के बारे में आप जानना चाहते हैं। डॉक्टर कृष्ण प्रकाश, क्या कहेंगे? मिट्टी इनकी काली है, ऐसे में ये जानना चाहते हैं कौन सी किस्म चुन सकते हैं सुपारी की? मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं हमारे कॉलर। सुपारी की जी, सुपारी की, जैसे कि सुपारी की जो हाइब्रिड वैरायटी है VTLH 1 और 2, ऊपर से इसके अलावा मोहित नगर वैरायटी है, स्वर्ण मंगला वैरायटी जो है ये आपको मतलब पूरे भारत के लिए रिलीज की गई है। तो इसका परफॉर्मेंस काली मिट्टी में भी अच्छा ही होगा। मतलब 100% इसके ऊपर काली मिट्टी पे तो इसका ट्रायल नहीं किया गया है, लेकिन आप 2-3 वैरायटी जो है जो हाइब्रिड है और स्वर्ण मंगला और सतमंगला, ये 2 वैरायटी है, इसको आप वहां पे लगा सकते हैं। इसके बारे में इसकी जो पौधे हैं और ये आपको CPCRI कासरगोड केरला, वहां से इसकी वैरायटी मिल जाएगी आपको। जी बिल्कुल। तो आप अगर लगाना चाहते हैं, अगर टेस्टिंग के तौर पे लगाना चाहते हैं, छोटे स्तर पर आप शुरुआत कर लीजिए, सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पर आप उसे बड़े स्तर पर भी अपना सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर कृष्ण प्रकाश, आपसे ही जानना चाहेंगे, लगातार हमारे कॉलर्स यहाँ पर पूछ रहे हैं, सुपारी की खेती करना चाहते हैं, यहाँ पर इच्छुक हैं, तो ऐसे में उसकी खेती के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या सही समय रहता है, किस तरह से कर सकते हैं हमारे किसान? सुपारी की खेती के लिए जो उपयुक्त सीजन है, तो जैसे कि इसके बाद का सीजन है, बरसात के बाद की जो है साउथ वेस्ट मानसून है, इसके बाद इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। तो इसमें इसके लिए सबसे पहले जो है कि जो नर्सरी तैयार करने के लिए जो रेज्ड बेड नर्सरी है वो उसको तैयार कर लिया जाए।
और जिसमें सीड नट से भी आप इसको नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और अगर नहीं आपके पास पौधे अगर हैं आपको उपलब्ध हो जाते हैं उन्नत पौधे, तो आप उन्नत पौधे को ही नर्सरी में तैयार कर लीजिए। और इसमें 100 ग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस 40 ग्राम और पोटास 140 ग्राम एक पाम पर पाम के हिसाब से पर ईयर में इसकी रिक्वायरमेंट है, जो 3 डोज में इसको दे सकते हैं। सर इसके बाद जो ट्रांसप्लांटिंग है वो आप मई जून में इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं जी। मई जून में इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। और ड्रिप इरिगेशन इसमें सबसे बढ़िया ये इसमें होता है उपाय है। और ड्रिप इरिगेशन में आप इसकी जो पूरा फर्टिलाइजर की डोज है वो भी आधी मात्रा में ही लगती है। तो जैसे मैंने कहा कि 100, 40 और 140 के हिसाब से इसको देना होता है। और इसके बाद इसमें थोड़ी सी कैल्शियम और बोरॉन की भी बहुत जरूरत होती है। प्लस सुपारी में जो देखा गया है, इसमें जो बरसात के बाद जो 4 वर्ष के से ऊपर के पौधे होते हैं, इसमें बरसात के बाद ये उसमें विल्ट लगने की संभावना ज्यादा होती है। तो उसमें लिए बोर्डेक्स पेस्ट या बोर्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे जरूरी होता है, जो कि 2 स्पेल में आपको करनी होगी 15 दिन के अंतराल पे जी। और बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें जिंक और सल्फर ये सब की डोज रिक्वायर्ड होती है। और 7 से 8 वर्ष के बाद अगर हाइब्रिड है तो वो आपको यील्ड देने लगती है। जी बिल्कुल। तो देखिए आप किस तरह से सुपारी की खेती यहाँ पर कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। फायदे का सौदा साबित हो सकती है आपके लिए इसकी खेती, लेकिन आपको सही समय पर प्रबंधन कार्य करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप अपनी फसलों में अच्छी तरीके से उर्वरकों का इस्तेमाल कर लें तो वो और भी ज़्यादा सोने पे सुहागा साबित हो सकता है। इन दोनों ही विषयों पर और जानकारी लेंगे, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं प्रयागराज से। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो हाँ मैम नमस्ते। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम हम सुपारी की खेती करना चाहते हैं मैम, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। सुपारी की खेती आप करना चाहते हैं जी? तो बीज कहाँ मिलेगा ये नहीं पता है, बीज कहाँ मिलेगा? बीज या फिर पौध जो है वो कहाँ से आप हासिल कर सकते हैं? डॉक्टर कृष्ण प्रकाश उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बात कर रहे हैं हमारे कॉलर, क्या कहेंगे, ये कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ संपर्क करें? जी, जैसे जो नारियल और सुपारी के लिए जो सबसे प्रमुख संस्थान है वो केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरला में है। लेकिन उसके 2 सेंटर यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, एक तो कोलकाता में वेस्ट बंगाल में और एक आसाम में है। कोलकाता मतलब ये जलपाईगुड़ी में है, काहीकुची, और दूसरा काहीकुची आसाम में है। तो आप अगर यहाँ पे ये 2 रीजनल स्टेशन है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसपे वहां से भी आपको मिल जाएगी। और अगर यहाँ से अगर समय पे अगर आप नहीं कांटेक्ट कर पाए तो आप केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरला में CPCRI केरला में वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी, सारी ट्रेनिंग वगैरह की भी अगर जरूरत है आपको तो वो भी मिल जाएगी, और प्लस आपको पौधे भी और बीज भी उपलब्ध हो जाएंगे। जी बिल्कुल। CPCRI कासरगोड केरला। जी, तो सतीश जी आपको कहाँ संपर्क करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर तेवतिया का रुख करते हैं। संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के बारे में आप जानकारी दे रहे थे, क्या कहेंगे? हाँ, तो मैंने यूरिया के बारे में बताया था। यूरिया की आधी जो डोज है वो बुआई के समय देनी है जी। उसके बाद में बची हुई आधी है वो 2 भागों में देना है। देखिए नाइट्रोजन, क्योंकि ये एक लीच भी हो जाता है पानी के साथ नीचे, और अगर दिन में धूप में होगा तो ऊपर भी ये नाइट्रोजन या अमोनिया बन के चला जाता है जी। तो इसलिए इसकी स्प्लिट डोज की रिकमेंडेशन है कि थोड़ी थोड़ी करके 2 बार में दी जाए। उसके बाद आते हैं हम फास्फोरस पर। तो DAP को किसान भाई यूज करते हैं फास्फोरस के लिए। तो ये फास्फोरस एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि मोबाइल नहीं है जमीन में पानी के साथ नहीं जाता है। जहां पे इसको डाला जाएगा जड़ वहीं आके इसको ले सकती है, ये जड़ के पास नहीं जाएगा। तो इसके लिए जो जमीन में जहां पर रूट जोन होता है, जहां पे जड़ें फैलती हैं, उसमें इसको जब खेत की तैयारी करते हैं बुआई के समय तब मिला दिया जाता है इसको नीचे जी। उसके बाद पोटास की जो सिफारिश होती है वो ये होती है कि आधी मात्रा आप इसमें बुआई के समय डाल दीजिए और आधी मात्रा बाद में सेकेंड डोज में
गन्ने वगैरह में जो है मिट्टी चढ़ाने से पहले डाल दीजिए, और बाकी एक आधी डोज इसकी टॉप ड्रेसिंग के रूप में भी रिकमेंड की गई है। उसके बाद में आप न्यूट्रिएंट जो है, जो आयरन के लिए आप फेरस सल्फेट है, जिंक के लिए जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब इनको डाल सकते हैं। बोरोन बोरेक्स आता है, उससे डाल सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाई इनका सक्षम उपयोग कर सकते हैं। जी, तो देखिए आपको किस मात्रा में, किस तरह से, किस समय करना है उपयोग अपने उर्वरकों का, इसके बारे में विस्तार से हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि किस तरह से आपको उपयोग करना है। संतुलित मात्रा में करेंगे तो ये आपकी फसलों के लिए काफी अच्छा होगा, आपकी खेत की मिट्टी के लिए काफी अच्छा साबित होगा। तो ये बातें जहन में रखते हुए आप खेती बाड़ी के कार्य करें, निश्चित तौर पर ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। और ऐसी ही फायदेमंद जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल करने के लिए किस तरह से आप उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही नारियल और सुपारी की खेती के बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो फिर आइए, अब भाई हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, वसंत जी, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हम मध्य प्रदेश जिला से बोल रहे हैं, नारियल की खेती करना चाहते हैं, नारियल की खेती के बारे में जानकारी लेनी थी। नारियल की खेती करना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। डॉक्टर कृष्ण प्रकाश क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश भिंड से बात कर रहे हैं हमारे कॉलर, किस तरह की तैयारियां करेंगे? जी आप मध्य प्रदेश में लगाना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए जो वैरायटी है, जो महाराष्ट्र के लिए रिलीज वैरायटी है, वो वैरायटी आप ट्राई कर सकते हैं। उसका जो भी आपको पौधा है वो आपको मिल सकता है। आप इसको TPCRI कासरगोड केरला से ले सकते हैं, और इसके अलावा फिर गोवा में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है वहां से आपको इसके पौधे प्राप्त हो सकते हैं। और आपको इसमें जो भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है और जो ई कल्पा एक ऐप विकसित की गई है, ई कल्पा, इस ऐप के द्वारा आपको हिंदी में, इंग्लिश में, सभी भारतीय भाषाओं में इसमें नारियल की खेती के लिए संपूर्ण जानकारी उस पर उपलब्ध है। और टाइम टू टाइम उसमें आपको विशेषज्ञ से भी लाइव प्रोग्राम भी आप जुड़ सकते हैं। तो आप ये जानकारी इससे मोबाइल पे ही प्राप्त कर सकते हैं ई कल्पा ऐप के द्वारा।
और इसके अलावा फिर आप जो भी संस्थान है उससे यहाँ पे कांटेक्ट कर लेंगे और वहाँ से आपको इसके पौधे भी मिल जाएंगे और उन्नत तकनीकी भी आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। जी देखिए, आपकी सहूलियत के लिए एक मोबाइल ऐप भी यहाँ पर विकसित की गई है, ई कल्पा ऐप, जिसमें आप नारियल की खेती से संबंधित जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। कौन सी किस्म किस क्षेत्र के लिए अच्छी है, किस तरह से आपको तैयारियां करनी है, आप बुआई के पश्चात जब आपने रोपाई कर दी है तो उसके बाद आपको किस तरह के यहाँ पर कार्य करने हैं, तमाम जानकारियाँ आपको इस ऐप में मिल जाएंगी। बस करना क्या है, आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको तमाम जानकारियाँ घर बैठे बैठे ही अपने मोबाइल पर भी मिल जाएंगी। आप इसका लाभ सीधे तौर पर उठा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो 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 मैम। जी हेमंत जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम मैं धान की खेती स्टार्ट की है मैंने, तो उसमें उर्वरक कब और कैसे डालना है जानकारी? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल। क्या है, धान की खेती में उर्वरकों के इस्तेमाल के बारे में क्या कहेंगे आप डॉक्टर? देखिए, धान की खेती में उर्वरक डालने के लिए जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास की आधी मात्रा, ये बुआई के समय जब पडलिंग करते हैं तब मिला दें। इसमें 160, 80 और 40 ये NPK डालना है उसके। लेकिन जहां हम संतुलित उर्वरक उपयोग की बात कर रहे हैं तो पहले मिट्टी टेस्ट कराना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि उसके लिए हम एक जनरल रिकमेंडेशन दे दें तो ये संतुलित उर्वरक उपयोग के साथ में थोड़ा सा नामानी हो जाएगी जी। तो इसलिए किसान भाई, आप अपनी मृदा आप परीक्षण करवाइए। जी, ऐसे मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर तेवतिया, जैसे ये कह रहे हैं इन्होंने धान लगा ली है, तो ये अब करवा सकते हैं या फिर बुआई से पहले मिट्टी की जांच करवाना जरूरी होता है? अब तो मिट्टी टेस्ट नहीं करा सकते ये, लेकिन इंडिकेटर होते हैं जो धान की फसल में अगर किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है तो वो दिखाई दे जाती है पत्ती पर। जैसे कि अगर नाइट्रोजन की कमी है तो पत्तियां पीली हो जाएंगी, अगर उसमें जिंक की कमी है तो कत्थई रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाएंगे जिसको खैरा रोग कहते हैं। तो इस तरह से अपनी फसल पर बिल्कुल ध्यान लगाए रहना है और स्प्रे के द्वारा या टॉप ड्रेसिंग के द्वारा भी हम इसमें खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए, धान की खेती में आपको किस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगी मैं डॉक्टर तेवतिया, जब हम बात करते हैं संतुलित उर्वरकों के प्रयोग की तो इसका मानव स्वास्थ्य पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? ये अदिति जी, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी, क्योंकि हम जो भी खेती कर रहे हैं या जो भी अनाज या कुछ भी उगा रहे हैं हम उसको इस्तेमाल करते हैं, हमारे पशु उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमारी मृदा में पोषक तत्वों की कमी होगी तो वो पोषक तत्वों की कमी चारे के द्वारा हमारे पशुओं में जाएगी और अनाज और दालों के द्वारा या फलों के द्वारा हमारे शरीर में, मानव जाति के शरीर में भी आएगी। अब वहां से शुरू करते हैं। अगर मृदा में कमी होगी पोषक तत्वों की तो वो हमारी फसल में कमी होगी, फसल में कमी होगी तो स्वस्थ नहीं होगा हमारा पौधा, कमजोर होगा तो उस पे फिर कीड़े और बीमारियों का जो अटैक है वो भी ज्यादा होगा। फिर हम उनको क्या करेंगे कि उन पे पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल करेंगे जी। तो एक तो पहली तो नुकसान ये हुआ हमारे पशुओं को और हमारे स्वास्थ्य के लिए कि हमको पोषक तत्व हमारे शरीर में कम आए, क्योंकि लगभग जो पोषक तत्व प्लांट में होते हैं वो ही लगभग 90 से 95% वो ही हमारे शरीर में जाते हैं, जरूरत होती है। तो ऐसे में जरूरी है कि हम सही तरीके से सही मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल कर लें ताकि पौधे में भी कमी ना आए और जो उपज तैयार हो रही है उसका सेवन जब हम कर रहे हैं तो उसकी कमी हमारे शरीर में भी ना आए। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम इस बात का जरूर यहाँ पर ध्यान रखें। बिल्कुल। आइए बढ़ते हैं आगे। अंतिम सवाल डॉक्टर कृष्ण प्रकाश आपसे करना चाहूंगी, नारियल और सुपारी की खेती के लिए हमारे किसानों को एक अच्छी सलाह आप यहाँ पर देते हैं, किस तरह से फायदे का सौदा साबित हो सकती है उनके लिए इनकी खेती? जी देखिए, आज के समय में जो सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी खेती करें आप, चाहे कोई भी नया क्रॉप चुनते हैं, आप कोई नई फसल लगाना चाहते हैं या कोई पुराने फसल में ही आप अधिक फायदा लेना चाहते हैं तो आप इसको उन्नत खेती पे जा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी एक्सपर्ट है उनसे सलाह आपको लेनी होगी। सबसे पहला चीज तो आप एक्सपर्ट की सलाह ले लें
और एक्सपर्ट की सलाह से ही खेती करें, चाहे वो खेतों में उर्वरक डालने की हो या उन्नत किस्में लगाने की हो या उन्नत मैनेजमेंट की बात हो, तो आपको मतलब एक्सपर्ट की सलाह, विशेषज्ञों की सलाह समय समय पर लेना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे हम अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अपने विभिन्न संस्थानों और वैज्ञानिकों के सहायता से आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे डॉक्टर कृष्ण प्रकाश आपका। आपने अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ डॉक्टर तेवतिया हमारे साथ मौजूद हैं। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, किस तरह से आप संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं आपने जान लिया। नारियल और सुपारी की खेती करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको किस तरह की तैयारियां करने की जरूरत है, इसके बारे में आपने जान लिया। ये तो बात हो गई आज के अंक की। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको जानकारी दे देते हैं। अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा बरसात में पशुओं का रख रखाव। जी हाँ, बरसात में कैसे रखें अपने पशुओं का ध्यान और बरसात में पशुओं के रोग एवं रोकथाम। कई तरह के रोग लग जाते हैं, किस तरह से रोकथाम करनी है, अगले कार्यक्रम में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। कोई सवाल है आपके मन में, पहले ही हम तक पहुंचाइए, हमें मेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपना सवाल आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिसे हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और हमारे टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिससे आप लाइव अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो और साथ ही हम आपको बता दें, तो कल के कार्यक्रम के विषय के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। साथ ही एक विशेष जानकारी भी है कि आप हमारा ये जो हेलो किसान कार्यक्रम है यूट्यूब चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कर सकते हैं और सीधा आप हमारे YouTube चैनल के जरिए हेलो किसान कार्यक्रम किसी भी समय अपने मोबाइल फोन पर ही देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।